गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम लिलिमा काटले है और घोटुल एकेडमी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा है? 8th क्लास। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? रचनावादियों के बारे में। रचनावादियों के बारे में पढ़े थे। रचनावादी कौन कौन है? नहीं, वो गेस्टाल्टवाद अलग है, रचनावादी अलग है। ठीक है, तो रचनावादी कौन कौन है? प्याजे थे, जिन प्याजे है ना, इनके बारे में कल पढ़े हैं। एक और कौन है? लिव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लिव वाइगोत्स्की के बारे में। कल क्या पढ़े थे? जीन पियाजे के बारे में हमने क्या क्या देखा था? कितनी अवस्थाएं होती है? जीन पियाजे ने एक विकास की अवस्थाएं बताई है ना, बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई है। चार्ट हो कौन कौन सी? ठीक, सेंसरी मोटर बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट और ठीक है, चार्ट है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है और फॉर्मल है। ठीक है, चार्ट होती हैं ये अवस्थाएं। हिंदी में गत्यात्मक संक्रियात्मक बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं, पहला है गत्यात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको ठोस अवस्था भी बोल सकते हैं और इसको अमूर्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। जिन प्याजे के हमने स्कीमा भी देखा था। स्कीमा में क्या क्या था? एसिमिलेशन था और इक्विलिब्रेशन था और न्यू सिचुएशन था और डिसइक्विलिब्रेशन था और फिर एकोमोडेशन था। समझ में आया था ना वो 5 स्कीमा? ठीक है, उनके संप्रत्यय बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो सारी चीजें थी। ठीक है, इसको तो वैसे कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रचनावादी लिव वाइगोत्स्की के बारे में। अगर हमारा क्लास आज जल्दी खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या थ्योरी दिया था? सोशल कल्चर थ्योरी, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, हम थोड़ा सा इनका क्या करेंगे, तुलना करते हुए चलेंगे। किससे? जीन पियाजे से। ठीक है, तो जैसे कि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं उन्होंने बौद्धिक विकास की, बुद्धि की जो विकास होती है उसके 4 अवस्थाएं कहा है। कहने का मतलब है कि बुद्धि का विकास जो है उनके एज के अनुसार होता है। पहले सेंसरी मोटर होता है, जितने एज के वो होते हैं उस हिसाब से उनका बुद्धि का विकास होता है। फिर प्री ऑपरेशनल होता है, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है वो बुद्धि से उनका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने एज के अनुसार ही सीखें। ठीक है, बच्चे अपने से ज्यादा जो एज वाले हैं उनके साथ रहकर भी सीखा जा सकता है, मतलब समाज में इंटरेक्ट करके भी सीखा जा सकता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि अपने एज से पहले ही उन लोगों ने क्या कर लिया है, समझ लिया है, अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख गए हैं, ऐसे करके। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो समाज में रह करके ना सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एज के अकॉर्डिंग सीखे। तो इनके कथन में क्या बोले?
जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग सीखें, ठीक है। बच्चे समाज में अपने से बड़े लोगों के साथ रहकर सीख सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बच्चे जिस एज के हैं उसी के अनुसार ही सीखें। अगर वो 8 साल के हैं तो 8 साल के बच्चे जितना जानते हैं उससे उतना ही सीखें, ऐसा नहीं है। बच्चे अपने समाज में अपने से बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी तो पता चलता है ना, उनके जितने भी जर्नी होते हैं उन सब के बारे में जब सुनते हैं तो वैसे ही इनका लीव वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है, जैसे कि प्याजे ने क्या कहा था, पहले भाषा आई कि विचार आया। प्याजे ने क्या कहा, पहले विचार आया उसके बाद भाषा आई। इन्होंने कहा कि नहीं, भाषा और विचार जो है शुरू में तो अलग अलग थे, ठीक है, पैरेलल होते हैं, ऐसा कहा। शुरू में स्वतंत्र थे या फिर पैरेलल थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब शुरू में जो बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, वो जरूरी है कि जो बोल रहे हैं वही करे, नहीं है ना ऐसा। जो उनका विचार आया वैसी ही उनकी भाषा हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बोलते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसा होता है। तो एक दूसरे के पैरेलल मतलब समझते हो ना, ऐसे जो लाइन से चल रहा है, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, लाइन से चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में 3 साल या 5 साल तक, ठीक है, 3-5 साल तक के आते बच्चे जो हैं, उसके बाद दोनों मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है कि 3 से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, मतलब उस एज में अपने, उसके बाद वो अपने विचारों को समझने लग जाते हैं और उनकी भाषा जो है विचार के साथ में जुड़ जाता है, ऐसा इनका कहना है। और ये भी कहते हैं कि पहले भाषा आई उसके बाद विचार आया, इनका ऐसा कथन है। लेकिन उस कथन को ना पूछ करके ज्यादा इस कथन को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या स्वतंत्र होते हैं या कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक दूसरे से कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। शुरू में तो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, बाद में जा करके वो जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और जैसे कि प्याजे ने भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं बताया है ना, उन्होंने कहा ना कि अहम केंद्रित वाक जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो खुद से बोल बोल करके बातें करता है। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने क्या बोला कि भाषा जो होता है, लैंग्वेज, जो हम जिस भी भाषा में बात करें, उस भाषा को मानव का आईएमपी टूल बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, एक यंत्र है ये। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को सामने हमें कुछ चीज एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे, अपनी भावनाओं से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी जो भी हमारी इंद्रियों उनके द्वारा तो नहीं किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने भाषा को एक्सप्रेस करने का, मतलब अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा यंत्र बताया उन्होंने भाषा को। भाषा को एक आईएमपी टूल बताया उन्होंने, ठीक है, मनुष्य का। और इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं, मतलब 3 तत्व बताए हैं, ठीक है, भाषा के। क्या क्या होते हैं, सोशल, कल्चर, और तीसरा लैंग्वेज। ये 3 तत्व बताए हैं, ठीक है ना। सोशल मतलब समाज, कल्चर हमारी सांस्कृतिक, और एक लैंग्वेज, ठीक है, भाषा। ये 3 चीजें हैं जिसको उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, एस्पेक्ट्स बताए हैं या फिर तत्व बताए हैं भाषा के लिए। मतलब भाषा के लिए वही है, समाज होने जरूरी है, जब तक समाज नहीं होंगे हम भाषा कैसे सीखेंगे। फर्स्ट में हमने जैसे मोगली के एग्जाम्पल लिया था, है ना, तो मोगली क्या था, जंगल में रहता था, तो क्या वो भाषा सीख पाया, नहीं सीख पाया, उसके लिए तो समाज की जरूरत है ना हमें। तो इसीलिए समाज इंपॉर्टेंट है। कल्चर भी तो जरूरी है, अगर बच्चे को हमें अच्छे संस्कार देनी है, शिक्षा देनी है, तो कल्चर भी, हमारे संस्कृति भी इम्पोर्टेंट है, और भाषा तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक, भाषा के। और क्या दिए है, स्पीच,
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, स्पीच दिए हैं, कौन कौन से स्पीच होते हैं? एक होता है सोशल स्पीच, ठीक है, दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच, और तीसरा होता है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। एक सामाजिक भाषण, जो समाज में रह करके जो बात करता है, छोटे जो बच्चे होते हैं जब समाज में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, सामाजिक रूप से बात करता है वो, ठीक है, एक सोशल स्पीच है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच मतलब निज वाक बोल सकते हैं, ठीक है, इसको सामाजिक वाक बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको निज वाक बोल सकते हैं। ठीक, निज वाक में क्या होता है, जो बच्चा जो होता है खुद से बोल बोल करके बातें करता है अपना, ठीक है, उसको बोलते हैं, इसको होता है आंतरिक, ठीक है। जब बच्चा जो है खुद से बोल बोल करके खुद से बातें करता है, खुद को सेल्फ डायरेक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। वो अपना प्राइवेटली बात करते रहता है ना, जो भी बात करता है। उस दिन हम देखे थे जैसे कि दो कलर्स को उनको जोड़ना है, तो अरे मुझे ये कलर नहीं ये कलर जोड़ना था, ठीक है, गाड़ी चलाते रहता है, अरे मुझे इसको यहाँ नहीं चढ़ाना था यहाँ चढ़ाना था, मैं तो कहीं और ही चला गया, इस ये ट्रैक्टर है इसके ऊपर ये लेकर आना था, मुझे यहाँ उतार, ऐसे करके बातें करते हैं ना, मैंने सुना है बच्चे लोग को ऐसे बातें करते हुए, ठीक है। तो वो जो खुद से बोल बोल करके खुद को बात करते हैं, सेल्फ डायरेक्ट करते हैं ना, वो होता है निज वाक, ठीक है, जो खुद से बातें करते हैं उन लोग, ठीक। साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक वाक, बड़े जो बच्चे होते हैं उन लोग क्या करते हैं, वो जो सारे थॉट्स हैं जो बच्चे जो हैं अंदर में नहीं कर सकते अपने, ठीक है, आंतरिक भाग रूप से, तो उसको जो है बाहर में एक्सप्रेस करना, मतलब हम लोग अपने अंदर ही अंदर सोच लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, हम हर चीज को जब सोचते हैं तो बाहरी रूप से बोल बोल कर ही सोचते हैं। मैं बोलूंगी कि आज मुझे ये पढ़ना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उस चीज को बोल रही हूँ कंटिन्यू, वो मेरे मन के अंदर चल रहा है, ठीक है, कि मुझे ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है या ये करना है वहां जाना है, जो भी है, ठीक है, वो मेरे आंतरिक रूप में चल रहा है, तो उस चीज को बोला जाता है साइलेंट इनर स्पीच, जब हम साइलेंटली किसी चीज को सोचते हैं विचार करते हैं, ठीक है। तो ये है आंतरिक वाक, ये 3 वाक दिए हैं और ये 3 तत्व बताए हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आया? ऑनलाइन में गुड इवनिंग आप सभी को, ऑनलाइन में आप सभी को समझ में आ रहा है क्या, बताइए? आवाज आप लोगों को आ रही है ना अच्छे से? इससे ज्यादा और तो तेज नहीं करना पड़ेगा, बताइए आप लोग ऑनलाइन वाले। बताइएगा, अगर आवाज अच्छे से नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वाइगॉत्स्की ने जो है एक जेडपीडी के बारे में बताया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार पूछता है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, साइकिल चलाने सीखना है, तो क्या ऐसे ही सीख जाते हैं साइकिल चलाना, ठीक है, किसी की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है ना। तो जब किसी की हेल्प चाहिए होती है हमें, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, और इसको टेम्पररी हेल्प भी बोल सकते हैं। हिंदी में ना इसको
पाड़ बोलते हैं, ठीक है। एक और क्या वर्ड था, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा, टेम्पररी हेल्प बोल सकते हैं या फिर गाइडेंस बोल सकते हैं। हिंदी में याद रखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, टेम्पररी हेल्प। हमें साइकिल चलाना है तो हमें क्या चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, और वो हेल्प हमें किससे मिलेगी, अदर मोर नॉलेजेबल से। जिनके पास हमसे अधिक ज्यादा जो जानते होंगे, सीखते होंगे, उनके पास होगी, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अन्य अधिक जानकार, ठीक है। तो जब हमें साइकिल सीखना है तो हमें किसी की टेम्पररी हेल्प चाहिए, स्कैफोल्डिंग। ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बताइए, ठीक है। ऑप्शन में बहुत सारे दे दिए रहेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी हेल्प, टेम्पररी एक हेल्प चाहिए हमें। ऐसा तो नहीं है कि वही चलाते हैं साइकिल, हमें एक हेल्प करते हैं सीखने के लिए, ठीक। तो वो जो हेल्प कर रहे हैं या फिर हमें गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा हमें, मोर देन अदर नॉलेजेबल से, जिनको हम उनसे ज्यादा जानकारी होगी, है ना, जो सिखा सकते हैं, हमसे बड़े होंगे उन्हीं से। फिर क्या करेंगे, जब हमें टेम्पररी हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, एक हेल्प चाहिए, तभी तो बुक्स लेते हैं हम लोग, कहीं से क्लासेस लेते हैं तभी लेते हैं ना। तो वहां से क्या मिल रहा है आपको, टेम्पररी हेल्प। वह हेल्प आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपसे ज्यादा जानकार व्यक्ति है वहां से मिलेगा, ठीक है, अदर मोर नॉलेजेबल इंसान से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें मिल जाता है ये ZPT, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ठीक है, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमें जो, हम ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा हमें मिल ही जाता है, हाँ लगभग उस समीप तक हम चल देते हैं, ठीक है। तो वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं जब हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, कहा जाए प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, किसने दिया है, ऐसा क्वेश्चन आया गया है, ठीक है ना। उसको आप हिंदी में भी याद रखिएगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, और इसको शॉर्ट में ZPD कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है ZPD क्या है, उसको फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। या फिर हिंदी में टोटल पूछ देता है, तब तो पता ही नहीं चलता कि हाँ ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर है, आप लोगों को बताइए क्लियर है, समझ में आया क्या होता है ये, ठीक है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमने संज्ञानवादी के बारे में पढ़ा था ना, कौन थे संज्ञानवादी बताइए। प्याजे तो रचनावादी है, प्याजे और ली वैगोत्स्की क्या है, रचनावादी हैं, ठीक है। व्यवहारवादी कौन कौन है, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं, पाउलाओ है, स्किनर है, इन लोग हैं सबके सब, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, गेस्टाल्टवादी, उसमें कौन कौन थे, मैक्स वर्दिमर थे, कोफका थे, कोहलर थे। उसके बाद कौन थे, संज्ञानवादी थे, है ना, और एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत थे, दो थे। तो संज्ञानवादी में कौन थे, कुटलेविन, कौन थे, कुटलेविन, ठीक है। और दूसरा पढ़े थे हम लोग सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसमें कौन थे, समाज के बारे में किसने बताया था, हाँ अल्बर्ट बंटूरा। और ये जो दोनों देखे वो कौन थे, रचनावादी थे, ठीक है। तो कभी भी मतलब पूछा जाएगा कि लिव वाइगोत्स्की कहाँ से आते हैं, व्यवहारवाद है कि रचनावाद है कि संज्ञानवादी है, तो संज्ञानवादी लगा के बताइएगा, ठीक है। प्याजे और लिव वाइगोत्स्की क्या है, रचनावादी हैं, ठीक है, दोनों के दोनों, ठीक है। एक संज्ञानवादी के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। एक थे कुटलेविन, ठीक है, एक है नॉम चॉम्स्की, सुने होंगे इनके बारे में, बहुत फेमस है ये तो, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही उनमें जो भाषा होती है उसको ग्रहण करने की एक जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। वो जो भाषा को ग्रहण करने की जो जन्मजात क्षमता जो होती है उसको उन्होंने कहा LAD। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि LAD का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो क्या है LAD का फुल फॉर्म,
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें ये यंत्र पाया जाता है। इनको उनकी मानसिक स्थिति को कि यंत्र बताया उन्होंने, एक डिवाइस है कहा, उनकी जो मन है वो एक प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, यंत्र है कि वो जो भाषा होती है उसके बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। हमें क्या है, सीखने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भाषा को हम सीखे तो उन लोग क्या करते हैं, उस चीज को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। अर्जन मतलब क्या, कि हमें सीखना नहीं पड़ता है, हम उस चीज को ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। वो होता है अर्जन करना, एक्वायर करना। ठीक है, तो ये जो एलईडी होता है ये क्या होता है, 5 साल की उम्र तक ही एक्टिव रहता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ ये जो एलईडी होता है वो कमजोर होने लगता है। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन में बताइए, सब लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, 5 साल तक जो है एक्टिव होते हैं, उसके बाद जो है जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वो कमजोर होते जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, बच्चे का 90% विकास जो है 5 साल की एज तक हो जाता है। तो उनका जितना भी विकास होना रहता है वो 5 साल की एज तक हो जाता है। वो क्या होते हैं, वातावरण से एक्वायर कर लेते हैं हर एक चीज को। इतना उन लोगों में मतलब सोचना नहीं पड़ता उन लोगों को। उसी चीज को लेकर के इन्होंने एक यूजी का कंसेप्ट दिया है, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। मतलब हर बच्चे में, जो पूरा हमारा यूनिवर्स है उसमें हर बच्चे में ये कैपेसिटी होती है कि वो हर जितने भी भाषा है, जैसे कि आप लोग का क्षेत्रीय भाषा क्या है, मदर टंग क्या है आप लोगों का, मदर टंग मतलब जो आप लोगों को घर में बोलने वाली भाषा है। जैसे मेरी भाषा छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो घर में बोलने वाली भाषा हर कोई की छत्तीसगढ़ी होती है, किसी की हिंदी होती है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है। तो लिवाइगॉट्स्की, सॉरी, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो व्याकरण होता है, जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को बोलूँ तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की जो भाषा का जो व्याकरण है वो बच्चे बच्चे जो है क्या है, खुद से उसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे किसी ने हिंदी बोला है तो हिंदी के लिए आपको जब क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके व्याकरण के लिए। हमें कहाँ का यूज करना है, कहाँ था का यूज करना है, कहाँ थी की यूज करना है, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। क्या इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, कहाँ इज एम आर का यूज करना है, कहाँ देयर वेयर का यूज करना है ना, उस चीज का विल का यूज करना है, कहाँ पर पास्ट फ्यूचर। तो वो सारी चीजें हमें क्या होता है, सीखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट भाषा जो होती है, पहली लैंग्वेज जो होती है, उसके लिए हमें किसी ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हम खुद से जनरेट कर लेते हैं। पूरे यूनिवर्स में अगर मान के चलो विदेशों में देखा जाए तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं स्कूल में, वैसे ही क्या उन लोग इंग्लिश सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। उन लोग तो सीख जाते हैं, एक्वायर कर लेते हैं अपने समाज से, अपने वातावरण से। तो उन लोगों को तो इज एम आर का यूज कहाँ करना है ये तो नहीं पढ़ना पड़ता होगा। जैसे हमें देखा जाए तो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी हमें कहाँ है यूज करना है, कहाँ था यूज करना है, इस चीजों को तो नहीं पढ़ते हैं, हमें पहले से पता होता है। तो उसी में कहते हैं कि ये जो होता है यूनिवर्सल ग्रामर होता है। बच्चे उस चीज को पहले से ही क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, समझ लेते हैं उस यूनिवर्सल ग्रामर का, मतलब ग्रामर को वो जनरेट कर लेते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, जनरेटेड ग्रामर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जनरेटेड ग्रामर। ठीक है, जनरेट कर लेते हैं मतलब नियम रूल्स उनको पता होते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल ग्रामर मतलब पूरे
यूनिवर्स में लागू होगा। वो ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे के लिए ही लागू हो रहा है, वो हर बच्चे के लिए लागू होता है। ठीक है, इन्होंने जो है 2 लेवल बताए हैं लैंग्वेज के, नोम चॉम्स्की ने। आगे पढ़ें, ठीक है। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, आप लोगों को आ रहा है? ठीक है। भाषा के 2 लेवल बताए हैं उन्होंने। पहला है की संरचना और दूसरा है गहरी संरचना। ठीक है, सरफेस लेवल और डीप लेवल। देखो सरफेस लेवल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो जो है भाषा को जो समझ में आ रहा है, जो भाषाएं उनके समझ में आ रही है, ठीक है, जो बोलते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो ध्वनि सुनते हैं, उसको भाषा को मतलब यही बोलना चाह रहे हैं, उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनको ध्वनि सुनाई दे रही है, जो उनको शब्द सुनाई दे रही है, जो बोल रहे हैं, क्या छोटे से बच्चों के एक बुक में क्या लिखा उसको पढ़ के बताया जाए तो उसका अर्थ बता देंगे? वो नहीं बता पाते, उनको समझाना पड़ता है इजी वे में। ठीक है, तो ये होता है क्या, सतही संरचना, जिसमें क्या करते हैं, जो ध्वनि उनको सुनाई दे रही है, जो भाषा उनको सुनाई दे रही है, उनका अर्थ वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, मतलब ध्वनि या शब्द का अर्थ नहीं बता पाते। ठीक है, शुरू जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो भाषा बोल रहे हैं, जो पता थोड़ी ना उनको वो क्या बोल रहे हैं, है ना। वो लोग क्या करेंगे, वो तो भाई यूनिवर्स में छोटे बच्चे जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं आपको, आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब बड़े हो जाएंगे तब आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको जो एक्शन जो वो कर रहे हैं या फिर जो भाषा बोल रहे हैं, उनका अर्थ उनको खुद को समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह से गहरी संरचना क्या होती है, वो जो शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, वो जो भाषा बोल रहे हैं, जो भी शब्द है, उनका शब्द भी उनको समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और अर्थ भी समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी आप जो बोलते होंगे उसका अर्थ क्या है ये तो समझते होंगे ना। ठीक है, तो इसी तरह से, ठीक, तो ये भाषा के 2 लेवल होते हैं। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की के बारे में समझ में आया, बस इतना ही है। याद रखिएगा कि नॉम चॉम्स्की ने एलईडी के बारे में बताया है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया है, जनरेटेड ग्रामर के बारे में बताया। इन तीनों से मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कि उन्होंने जो है 2 लेवल बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़े ऑनलाइन में, बताइए आप लोग। ठीक है, एक और संज्ञानवादी है, संज्ञानवादी कूड लेविन हुए, और क्या थे ये, नॉम चॉम्स्की हुए, एक और है, कौन है, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। सुने हैं कोहलबर्ग के बारे में? ऑनलाइन में बताइए, कोहलबर्ग के बारे में सुने हैं, एक आध बार पढ़े हैं? इनका सिद्धांत क्या था? मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिकता का सिद्धांत दिया है, या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं। इनको व्यवहारवादी है मत बोल देना, ठीक है, व्यवहारवादी नहीं है। हर किसी को व्यवहारवादी गेस्टाल्टवादी बोल रहे हैं,
तो ये व्यवहारवादी नहीं है, ये कौन है, संज्ञानवादी प्लस रचनावादी है, वो बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रचना भी की थी। अब इन्होंने क्या किया था, कोहलबर्ग ने, इन्होंने नैतिकता मतलब क्या समझते हैं, नैतिक मतलब क्या, मोरल मतलब क्या, क्या होता है मोरल, नहीं समाज तो नहीं होगा, ठीक है, नैतिक मतलब जो गलत और सही, ठीक है, के बारे में बताए या फिर जानकार हो, या फिर ये कौन बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, कौन बताता है, बताइए हमें कैसे मालूम है कि यही सही है और यही गलत है, कैसे पता है, तो ये जो होता है नैतिकता कोई जन्मजात गुण नहीं होता है, बच्चे में जन्म से नहीं पाया जाता है, वो हमें समाज से मिलता है, हमें समाज बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो ये एक्वायर वर्क करने वाली कोई चीज नहीं है नैतिकता, ठीक है, हमें समाज मतलब जन्म से ही मिला हुआ गुण नहीं है नैतिकता, समाज बताता है कि अगर हमारा ऐसा रूल है, ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, ठीक है, समाज के बहुत सारे नियम्स हैं, ठीक है, तो उस चीजों के बारे में क्या कहा है, कोहलबर्ग ने बताया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये बोलूं कि समाज ने बताया है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, चोरी करना तो गलत है, ठीक है, समाज ने बताया है, लेकिन क्या समाज ये समझेगा कि चोरी करनी क्यों पड़ी, उसी चीज के बारे में कोहलबर्ग ने बताया है, ठीक है, चोरी करना गलत बात है, समाज ने ऐसा कहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा हुआ, इस चीज के बारे में क्या है, कोहलबर्ग ने बताया है, ठीक है, और कोहलबर्ग ने क्या कहा कि जो उन प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है, कुछ बच्चे लिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जितने भी मेल थे, ठीक है, पुरुष वर्ग थे, उन सबको लेकर के उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इन्होंने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सिर्फ मेल वर्ग के साथ, ठीक है, तो इनकी एक शिष्य थी, ठीक है, गिलिगन, लॉरेंस गिलिगन ऐसे करके, इन्होंने क्या कहा, इस चीज को बोला कि नहीं बोले कि आपका ये जो नैतिकता का विकास का जो सिद्धांत है वो तो जेंडर जेंडर बेस्ड है ना, जेंडर बेस्ड थ्योरी है, क्यों, क्योंकि आपने जो प्रयोग किया है वो सिर्फ पुरुष के लिए लागू होता है, इस आपके प्रयोग में तो कहीं भी महिलाएं शामिल नहीं है, तो इन्हीं की शिष्य थी, ठीक है, उन्होंने ही उस चीज का क्या कर दी, आलोचना कर दी, आलोचना क्यों की, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने जो थ्योरी दिया वो जेंडर बेस्ड है, पूछा गया है कि जेंडर बेस्ड थ्योरी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो कोहलबर्ग की थ्योरी को ही जेंडर बेस्ड थ्योरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है पता चला ना, क्योंकि उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया थे उसमें सिर्फ मेल वर्ग को लिया, फीमेल वर्ग को नहीं किया, तो आलोचना करने वाले उनकी खुद की ही एक शिष्य थी, ठीक है, जिन्होंने उनकी आलोचना की। अब इन्होंने जो है दो नैतिकता के बारे में बताया है, ठीक है, क्या क्या नैतिकता होती है, पहला होता है मोरल रीजनिंग, मतलब नैतिक तर्क, हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्क, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, मान के चलो हमें आगे कुछ पढ़ना है, 10th के बाद क्या होता है, हमारा जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है 11th में, तो हमें जो पढ़ना है आगे चल करके, तो हमें क्या पढ़ना है, इस चीज को डिसीजन लेना मोरल रीजनिंग है, ठीक है, हमें 12th के बाद क्या पढ़ना है, हमारा वो भी, मतलब अब कुछ भी हम चीज जो डिसाइड कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, हम ले पा रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, मोरल रीजनिंग में, हम तर्क कर कुछ सोच समझ कर ही तो हम बोल रहे हैं ना कि हाँ हमें आगे बढ़ करके ये करना है या वो करना है, जो भी करते हैं एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो डिसीजन है, तो एक ये डिसीजन बताया इन्होंने, ठीक है, मोरल रीजनिंग तर्क करके जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, एक इन्होंने बताया मोरल डिलेमा, ठीक है, उसको कहते हैं नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा ऐसी होती है कि हमें पता नहीं कि हम क्या डिसीजन लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
किसी का यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है, मान के चलो, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है, उनको यूपीएससी के एग्जाम दिलाना है, और उसी वक्त क्या हुआ, उनके किसी करीबी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया। अब वो क्या करे, यूपीएससी के एग्जाम दिला दे या फिर उसको बचाए, क्या करे? तो वहां पर हमें क्या करना है, वो जो डिसीजन लेने की जो उनकी क्षमता है वो नहीं ले पाते हैं अच्छे से, तो उसको बोलते हैं क्या, मोरल डिलेमा, ठीक है, नैतिक दुविधा बोल सकते हैं, जहां पर उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो, क्या सही, उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि ये सही है ये गलत है, पता नहीं चलता, फर्क नहीं कर पाते कि क्या करना सही होगा हमारे लिए, तो वो होता है मोरल डिलेमा। क्या समझ में आया, बताइए? ऑनलाइन में समझ में आया आप लोग को भी, बताइए? इसको कैरल गिलिगन भी बोल सकते हैं ना, वैसे नाम तो पूछा नहीं गया अभी तक। ठीक है, आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या है, नैतिक विकास सिद्धांत बस लिखे हैं सर, ठीक, ठीक है, इन्होंने नैतिक सिद्धांत के 3 स्टेज और 6 लेवल दिए हैं। ठीक है, 3 स्टेज और 6 लेवल बताए हैं, ठीक। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्टेज दिए हैं या फिर कितने लेवल दिए हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा कि 3 स्टेज हैं और 6 लेवल है, लेवल को स्टेज मत कीजिएगा, स्टेज को लेवल मत कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने स्टेज दिए हैं, 3 स्टेज हैं, और कितने लेवल हैं, 6। तो पहला स्टेज देखते हैं, पहला स्टेज, प्री कन्वेंशियल, ठीक है, पहला स्टेज क्या है, प्री कन्वेंशियल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें पहला लेवल क्या बताया, ठीक है, ये जो लेवल मतलब स्टेज होता है ना, इसमें क्या होता है, नैतिक तर्क नहीं होता है इसमें, नैतिक तर्क शून्य होता है। 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें जो है नैतिक तर्क शून्य माना है किसने, कोहलबर्ग ने। उन्होंने कहा है कि उसमें इतनी सोचने समझने की या तर्क करने की क्षमता नहीं होती है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके। बताओ 5 साल का बच्चा क्या खुद का डिसीजन ले सकता है, उसे क्या करना है, नहीं, अपने से बड़े ही डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए उस एज में क्या होता है, नैतिक जो तर्क है, ठीक है, उसको शून्य माना गया है, नैतिक विकास उसमें शून्य होता है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें कि पहला लेवल क्या होता है। पहला लेवल वो क्या करते हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए, जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए काम करते हैं, ठीक। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एज में, मतलब कौन कौन से स्टेज में बच्चे जो होते हैं कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। तो पहले स्टेज में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पहले लेवल पे वो क्या करते हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए काम करते हैं। ठीक, पहले स्टेज के बच्चे जो हैं पनिशमेंट से बचने के लिए काम करेंगे, ठीक। दूसरा स्टेज के बच्चे जो होंगे, मतलब बोलते हैं ना बच्चे, हमें मार नहीं पड़नी चाहिए,
हम स्कूल जा रहे हैं, टीचर हमें पनिशमेंट देगी, खड़े करवाएंगी, डंडा से वो होगा, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अपना टिफिन फिनिश करके आते हैं ताकि घर में जा करके अपने मम्मी पापा से डांट ना पड़े। तो हर काम क्या करते हैं, वो पनिशमेंट से बचने के लिए करते हैं, छोटे से जो बच्चे होते हैं, ठीक। सेकेंड लेवल पे क्या करते हैं, टिल फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा कहने का मतलब है कि अगर आप मेरे से पेन ले रहे हो तो आपका भी एक चीज मुझे चाहिए, तभी तो मुझे देना है, ठीक है ना। ये लोग ऐसा करते हैं। इसके बाद के जो बच्चे होते हैं कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आपको भी मुझे कुछ देना होगा, तभी मैं इस चीज को दे सकती हूँ या फिर दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो होता है टिल फॉर टैट, ठीक। ये होते हैं इसके दो स्टेज, सॉरी 2 लेवल, ठीक है। 2 लेवल में समझ में आया ना। पहला क्या करते हैं बच्चे जो हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए काम करते हैं। दूसरा टिल फॉर टैट, अगर उनको कुछ चाहिए तो आपको भी उनको कुछ देना होगा, तभी वो काम करेंगे, ठीक है। अगर आप उनसे 1 गिलास पानी मांगेंगे तो साथ में आपको उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, चॉकलेट लानी पड़ेगी, तभी वो देगा, ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक। दूसरा होता है कन्वेंशियल, मतलब परंपरागत, ठीक है। तो परंपरागत में क्या होता है, ये जो होते हैं ये सोशल बेस्ड होता है। ये क्या होते हैं, 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं और ये सोशल बेस्ड लिख देती हूँ। मतलब अब ये जो भी काम करेंगे वो समाज के आधार पर निर्धारित होगा। पहले ये क्या काम करते थे, वो अपना देखते थे, ठीक है। अब ये काम क्या काम करेंगे, समाज के आधार पर काम करेंगे। तो इनका जो लेवल है वो है 3rd लेवल, ठीक है। 3rd लेवल में ये सबसे पहले क्या करेंगे, अब गुड गर्ल गुड बॉय बनने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, अब ये जो भी काम करेंगे ना, इस एज के जो बच्चे, जो किस एज के बच्चे, 10 से 13 साल के बच्चे, ठीक है, जो भी काम करेंगे ये क्या करेंगे, गुड गर्ल गुड बॉय बोलते हैं ना, अरे तुम अच्छी लड़की हो जाओ, ये काम कर दो, तो बच्चे क्या है कर देते हैं, ठीक है। और मैं ये वाला काम करके जाऊंगी, ऐसा ऐसा बना करके जाऊंगी, एक प्रोजेक्ट दिया गया है तो मैम मेरी खुश हो जाएंगी, उनके गुड बुक्स में मैं आ जाऊंगी, गुड गर्ल बन जाऊंगी, ठीक है। तो वो जो है समाज में गुड गर्ल गुड बॉय बनने के लिए काम करते हैं। दूसरों की नजरों में उनको क्या करना रहता है, अच्छा बनना रहता है, उसलिए काम करते हैं, ठीक है। और चौथे जो बच्चे होते हैं, चौथे लेवल के, वो क्या करते हैं, समाज के नियम जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, कि समाज क्या कहता है, नियम या फिर रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो समाज ने कहा है ये सही है तो हाँ वही काम करेंगे, अगर ये चीज गलत है तो गलत है, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समाज के अनुसार रहना पसंद करते हैं, समाज के जो नियम और रूल्स हैं। समाज के कहने का मतलब अपने आस पड़ोस के क्षेत्र के, अगर मम्मी पापा ने कह दिया इसी के इसके साथ घूमना ठीक नहीं है तो वो उसके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इसके साथ नहीं खेलना है तो वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो वो समाज के अनुसार रहना पसंद करते हैं इस एज में, तभी तो हमें गुड गर्ल गुड बॉय बोला जाएगा, नहीं तो बात नहीं मानेंगे तो थोड़ा ना गुड गर्ल गुड बॉय होंगे, ठीक। तो ऐसा है, तो ये क्या है, सेकंड स्टेज है, ठीक। 3rd स्टेज में आए, ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, उत्तर परंपरागत कहते हैं इसको, ये तीसरा है, ठीक है। इसके बाद
पांचवा स्टेज देखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सेल्फ चूज प्रिंसिपल होता है। कैसे होता है, पहले एक बार इसका स्टेज देख लें, लेवल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा लेवल में ये क्या करते हैं कि दूसरों के भले के लिए समाज में जो नियम बनाए हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल था इसमें कि मान के चलो एक लेडीज है, ठीक है, वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, ठीक, तो उसको क्या करना है, अब एक दवाई देना है। डॉक्टर ने कहा कि ये वाली दवाई है, उनके हस्बैंड को कहा कि ये वाली दवाई है, आप लेकर के आइए, तो तभी इनकी जान जो है बच जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उस दवाई को लेने जाता है, और वो दवाई ऐसा था कि सभी शॉप में जो है खत्म हो जाती है। रात का टाइम था, बारिश का मौसम था, समझ लीजिए। ठीक है, अब वो जाता है, सारे शॉप जो है वो बंद हो जाते हैं, और आसपास के एरिया में मिलते भी नहीं है। ठीक है, एक दुकान था जहां उसको क्या है वो दवाई मिलना था। ठीक, अब वो दवाई लेने के लिए जाता है और उस दुकान वाले को बोलता है कि मुझे ये वाली दवाई चाहिए। तो वो क्या करता है, वो जो दवाई का प्राइस होता है, मान के चलो 100 रुपीज है, तो उसका 4 गुना करके 400 बता देता है कि तभी आपको मिलेगी। और उसको, उसके पास इतने पैसे होते नहीं है, लेकर भी नहीं आया रहता है जल्दी जल्दी में। तो वो क्या करेगा, बताइए क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, चोरी करना तो गलत बात है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, समाज के अनुसार तो चोरी करना गलत बात है ना। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसने क्या किया, जब दुकान को वो बंद करके चला गया या फिर कहीं गया, तो उसने उस दुकान से चोरी कर ली। ठीक है, और गया डॉक्टर के पास, दिया उसने। ठीक है, और उसने क्या किया, इंजेक्शन लगाया और उसकी वाइफ जो है बच गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने जो समाज के जो नियम बनाए थे कि चोरी करना गलत बात होती है, उसको क्या किया, उसने चूज कर दिया, क्यों, किसी के भले के लिए। ठीक है ना, तो ये जो है वो सेल्फ चूज करता है उस चीज को। ठीक है ना, खुद से चूज करेगा कि हमें क्या सही लग रहा है। अरे अगर चोरी करना गलत बात है, तो उसने भी तो प्राइस बता करके गलत काम किया ना, उसने भी तो प्राइस को बताया है ज्यादा, तो वो भी तो गलत हुआ। तो ऐसा होता है, तो किसी के भले के लिए वो क्या करेगा, समाज के जो बनाए हुए रूल्स हैं, नियम है, उसको वो बदल देगा। ठीक, लास्ट स्टेज में क्या होता है, वो क्या करता है, किसी के भले के लिए खुद का भी नुकसान कर लेना। क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी दूसरे के भले करने के लिए अपना खुद का नुकसान हुआ है क्या? ठीक है, दूसरे के भले के लिए जब कोई व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, तो वो उनका सबसे लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, 6 लेवल। तो इसमें इतना ही है। बताइए, ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को बताइए, समझ में आया ना? ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सॉल्व करा 5 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। इंग्लिश वाले सर थोड़ा ना अजय सर। हम्म,
जी ठीक है, लेट होता है। दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिखेगा फिर। ऐसे ही आएगा। ठीक, कहाँ लिखा है? अच्छा ये इधर। ठीक है। ठीक है, तो बताइए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3 3 या 6? कितने बताए हैं? लेवल 6 है, स्तर कितने हैं? 3 है। ठीक है। ठीक है, बताइए कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में एक व्यक्ति अनुमोदित प्राप्त करने के लिए नियमों और कानून का पालन करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुकूलन होता है? बताइए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या पूर्व नैतिक? हाँ, बताइए आप लोग। थर्ड, ठीक है। साक्षी जी, साक्षी शर्मा, ठीक बोल रहे हैं आप। थर्ड, इसको बताइए कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में, मतलब कौन से चरण में वो समाज के नियमों और रूल्स को फॉलो करता है? बताइए कौन से में? पूर्व परंपरागत में, मतलब प्री कन्वेंशियल में, कन्वेंशियल में, या फिर पोस्ट कन्वेंशियल में? इसमें तो नहीं होता है पूर्व नैतिक में, तो इन दोनों में से बताइए। पारंपरिक, ठीक, ठीक है, पारंपरिक। हाँ, समाज देखो, पूर्व परंपरागत में क्या होता है, उनके पास तो नैतिक जो होता है वो शून्य होता है ना? वो किस में आता है? पूर्व परंपरागत।
परंपरागत में जो समाज बेस पे जो काम करते हैं, ठीक है, समाज बेस्ड होता है, समाज के नियम और रूल्स फॉलो करते हैं, कौन से एज में है, परंपरागत में, ठीक है, कन्वेंशियल। और थर्ड में क्या होता है, उत्तर परंपरागत, कहने का मतलब है कि जो वो खुद के सेल्फ चूज, खुद का डायरेक्शन करता है, ठीक है, समाज के नियम और रूल्स को बदल देता है, वो होता है क्या, उत्तर परंपरागत। तो समाज के नियम रूल्स किसमें फॉलो करते हैं वो लोग, पारंपरिक में तो करते हैं ना, ठीक। मीना अपने सहपाठियों की होमवर्क में मदद करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसे पसंद करें, ठीक है, और उसकी प्रशंसा करें। कोहल वर्ग के अनुसार यह व्यवहार नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, बताइए। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, साधन उद्देश्य अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छे लड़की वाली अभिविन्यास, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बताइए। एक जो मीना है वो जो है लड़की है, वो इसलिए दूसरों का काम कर रही है क्योंकि उसको भी दूसरे लोग अच्छा बोले, ऐसा चाह रहे हैं। तो वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, बताइए साक्षी जी। किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, बताइए। क्या वो दंड के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। हाँ, गुड गर्ल और गुड बॉय बनना है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, ठीक। तीसरा, कोहल, चौथा है ना, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो मानता है कि नियमों का पालन केवल सजा से बचने के लिए करना है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, या उत्तर परंपरागत। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, हाँ साक्षी जी ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए होता है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, कौन सा परंपरागत, पूर्व परंपरागत, ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये दो वो हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं, बताइए कि सही क्या है, गलत बताइए, सही है कि गलत है, ठीक है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आलोचना सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर केंद्रित होने के लिए की गई है। कहने का मतलब है कि जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, क्या वो जेंडर बेस्ड था, मतलब मुख्य रूप से पुरुष पर ही केंद्रित था क्या, ऐसा ये बोल रहे हैं कि आलोचना, उनकी आलोचना हुई थी, ठीक है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर केंद्रित होने के लिए, ठीक, ऐसा बोला है। फिर उनके कारण में क्या बताया है कि नैतिक तर्क जो होता है संस्कृतियों और लिंगों में भिन्न हो सकते हैं और कोहल वर्ग के चरण सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ मेल को लिया और ये बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ मेल के लिए ही लागू होता है, सार्वभौमिक सभी के लिए लागू नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें उसमें तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, कहने का मतलब है कि पूरे रूप से शामिल नहीं हो रहा है, ऐसा उनका जो थ्योरी था उसमें कहना था। तो क्या ये सही है, उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें ऐसा इनका कहना है कि जो वो सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता है और जो है पुरुष के लिए अलग और स्त्री के लिए अलग लागू होता है, ऐसा क्या उसके उनके थ्योरी में लिखा है, लिखा है बिल्कुल, तभी तो उन्होंने जेंडर बेस्ड कहा ना, तभी तो जेंडर बेस्ड कहा है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि जो पुरुष जो होते हैं, ठीक है, मेल जो होते हैं ना, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये न्याय संगत काम करते हैं, मतलब पुरुष के लिए, ऐसा कोहल वर्ग ने कहा है ना, ठीक है, पुरुष के लिए जो होता है, जो भी वो लोग नैतिक जो डिसीजन लेते हैं वो न्याय संगत होता है, ये सही है तो सही है, वो गलत है तो मतलब जजमेंट करते हैं वो, देखा जाए तो। लेकिन जो फीमेल होती है ना, वो क्या करते हैं, किसी की भावनाओं को समझ करके फैसला लेते हैं, ठीक है। मेल जो होते हैं किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, वो सीधा न्याय करते हैं, नियम और रूल्स का फॉलो करते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है ना, उन लोग क्या करते हैं कि समझते हैं दूसरे की भावनाओं को, ठीक है,
उसके अनुसार पर फैसला करते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? क्या ए सही है, आर गलत है? दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। सर आएंगे तो बताइएगा। ठीक, ठीक है। तो ये अगला, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्तर, दूसरा स्तर जो होता है हमारा पारंपरिक नैतिक, इसकी तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? हम लोग अभी थर्ड लेवल जो पढ़े हैं ना, वो थर्ड लेवल में क्या होता है बताइए? दूसरी स्टेज में, दूसरे स्टेज में ही तो थर्ड लेवल है ना, उस थर्ड लेवल में क्या कहा गया है, किसके बारे में बात हुआ है? किसके बारे में बात हुआ है? वन। ठीक है साक्षी जी। हम्म, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने के लिए, ठीक है, थर्ड स्टेज में गुड गर्ल गुड बॉय वाली यूज हुई है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? बताइए। नैतिक विकास के चरणों के स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतर होता है, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, और नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। बताइए। बताइए साक्षी, क्या है आंसर? कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो मॉडल है वो उसमें क्या सम्मिलित है? क्या सार्वभौमिक है? ठीक है, क्या उनकी जो चिंतन है, मतलब नैतिक विकास की जो चिंतन जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? या फिर नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, मतलब क्रमबद्ध रूप से नहीं है उनकी जो प्रक्रिया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? कि क्या वो समाज की जो है संस्कृति है उस पर आधारित है, उस पर निर्भर करता है? बताइए। फोर्थ, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। क्या सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है? बताइए। क्या समाज ने हमें जो सांस्कृतिक मूल्य जो दिए हैं, मतलब जो भी उनकी जो नियम्स रूल्स हैं, क्या उन पर उनको फॉलो करता है क्या ये नियम जो है? नहीं, उनको नहीं फॉलो करता है, वो सार्वभौमिक होता है। ठीक है ना, सभी, अगर कोई 4 साल का बच्चा है पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है, तो सिर्फ यहीं का तो बच्चा नहीं है जो पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है, पूरा यूनिवर्स के बच्चे करते होंगे। ठीक है ना, अगर कोई समाज के नियम और रूल्स को फॉलो करके जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सिर्फ यहीं के तो नहीं है जो उनके समाज और नियम्स को ही फॉलो कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में कर रहे होंगे, है ना? तो वो पूरे क्या है, विकास के जो चरण है वो पूरा सार्वभौमिक रूप से है, पूरे हैं। ठीक है, अगला, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं नियम के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत है, परंपरागत है, उत्तर परंपरागत है, कन्वेंशियल है, पोस्ट कन्वेंशियल है, या प्री कन्वेंशियल है? क्वेश्चन पढ़िए पहले। ठीक है साक्षी, क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित, ठीक है, वर्तमान अभी में प्रचलित सामाजिक जो मानदंड है, नियम है, उसके रूप में आंकता है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था है? हम समाज के रूल्स और नियम के अनुसार अगर अपने आप को आंक रहे हैं तो हम कौन सी अवस्था में आंक रहे हैं? बताइए। हम तो उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशियल में क्या करते हैं, हम तो सेल्फ चूज करते हैं ना, खुद के नियम बनाते हैं हम। ठीक है, और समाज के अनुसार हम क्या करते हैं? परंपरागत में करते हैं ना। ठीक है, तो किस में करते हैं? परंपरागत में। ठीक है, चलिए आज के क्लास यहीं ओवर करते हैं, आगे का क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम कल देखेंगे अगर टाइम रहा तो। ठीक है, 5-10 मिनट रोज ऐसी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोगों को थैंक यू।
सर क्लास ओवर कर दीजिए सर। हो गया ओवर कर दीजिए बोल रही हूँ।